हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ज्ञानधारा बाई आरकेएस। आज हम क्लास 10th साइंस के सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अम्ल को इंग्लिश में एसिड भी बोलते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यह नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। अम्ल को अगर स्वाद की बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्लीय विलयन के पास अगर हम नीले लिटमस पत्र को लेके जाते हैं तो वह उसको लाल में बदल देता है। इसको हम एक ट्रिक से याद भी कर सकते हैं, अनील। अनील मतलब ऐसे अम्ल, नी से नीला और ले से लाल, यानी कि अम्ल नीले को लाल में बदलते हैं। अगर हम अम्ल के संपर्क में लाल लिटमस पेपर को लेकर आएंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वो लाल का लाल ही बना रहता है। उसको लाल से नीला नहीं करेगा ये केवल नीले को लाल में बदलता है। यह जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में अम्ल को अगर जलीय विलयन में लेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन देंगे, H+ आयन देते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। अब हम बात करेंगे सांद्र और तनु अम्ल के बारे में। सांद्र अम्ल क्या होते हैं? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल अल्प मात्रा में होता है। ऐसा कोई भी विलयन, अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी लेकिन जल उसमें बहुत कम मात्रा में होगा तो वह सांद्र अम्ल कहलाएगा। दूसरा है तनु अम्ल। तनु अम्ल किसे कहेंगे? जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होगा और जल की मात्रा अधिक होगी। ऐसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल तो कम मात्रा में होगा लेकिन उसमें जल अधिक मात्रा में होगा तो उसको तनु विलयन बोलेंगे, जिसको डाइल्यूट भी बोलते हैं। सांद्र अम्ल में अगर हम जल की मात्रा बढ़ा देंगे तो वह भी एक तनु विलयन बन जाएगा। सांद्र अम्ल का जो विलयन है अगर उसमें जल की मात्रा को बढ़ाएंगे तो वह भी तनु अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने जाना कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्षारक। क्षारक को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, उसके विपरीत क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। हमने पढ़ा था अम्ल में अनील से कि अम्ल नीले को लाल में बदलते हैं, लेकिन क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। जस्ट अम्ल का उल्टा होता है क्षारक में, ये लाल को नीले में बदलते हैं। सेम एसिड की जैसे ही अगर हम क्षारक के पास में नीला लिटमस पेपर लाएंगे तो उसमें ये कोई चेंज नहीं करेगा, यह नीला ही बना रहेगा। क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जलीय विलयन में ये OH- आयन मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो NaOH साबुन में पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्षारक के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करें क्षार के बारे में। कई बार हम क्षारक और क्षार को एक ही समझते हैं जबकि इन दोनों में डिफरेंस होता है। क्षार क्या होते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ऐसा कोई भी क्षारक जो जल में घुलता हो उसको हम क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल हम पढ़ चुके साबुन। साबुन में NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये जल में घुलनशील होता है। तो साबुन को हम क्षार भी कह सकते हैं और क्षारक भी कह सकते हैं। आगे हम बात करेंगे सूचक। सूचक क्या होते हैं? सूचक क्या होते हैं कि जैसे हम किसी भी विलयन में ये पता लगाएंगे कि ये अम्ल है या क्षार है तो उसका पता लगाने के लिए हमें सूचक की आवश्यकता होती है। तो अब हम पढ़ेंगे सूचक क्या होते हैं।
सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। उनकी रंग व गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। सूचक कोई भी विलयन हमें दे रखा है तो उसमें अम्ल है या क्षार है, उसकी उपस्थिति को सूचक के द्वारा हम पता लगाते हैं। उनकी रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। सूचक की गंध या फिर उनका रंग अम्लीय होगा या क्षारीय माध्यम होगा, उनमें चेंज हो जाती है। सूचक की बात करें तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक और तीसरा है गंधीय सूचक। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जिन्हें पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ऐसा कोई भी सूचक जो हम पौधों से, पेड़ पौधों से, वनस्पति से प्राप्त करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो लिटमस। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो ये लाल रंग देता है और क्षार में डालेंगे तो ये नीला रंग देता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि सूचक का रंग या गंध बदल जाती है। तो यहाँ पर ये लिटमस सूचक है जिसका रंग चेंज हो रहा है। अम्लीय माध्यम में अलग रंग दिखाता है और क्षारीय माध्यम में ये अलग रंग। अम्लीय माध्यम में लिटमस लाल रंग और क्षारीय माध्यम में लिटमस नीला रंग दर्शाता है। हल्दी की बात करें, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्लीय माध्यम में पीला रंग। हल्दी, वैसे हम बात करें हल्दी की तो हल्दी का रंग पीला ही होता है, तो अम्लीय माध्यम में वो पीला ही बना रहता है, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता। लेकिन क्षारक के साथ में मिलकर वह लाल रंग दिखाता है। कई बार हम देखते हैं कि कपड़ों पर हल्दी गिर जाती है या सब्जी गिर जाती है, तो जब वो क्षारक, जब हम उसको धोते हैं तो साबुन के संपर्क में आती है। और हम बात कर चुके हैं कि साबुन एक क्षारक होता है, तो धोने के बाद में या साबुन के संपर्क में आने के बाद में वो है लाल रंग का दिखाई देती है, उसका रंग चेंज हो जाता है, लाल दिखने लग जाती है। तो इसका यही है कि हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्लीय माध्यम में पीला रंग दिखाती है और क्षारक के साथ में लाल रंग दर्शाती है। अब हम नेक्स्ट बात करें कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। वे सूचक जो रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहा जाता है। जो भी सूचक प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, रसायनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम सूचक कहेंगे या संश्लेषित सूचक कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका पहला एग्जाम्पल है फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन एक कृत्रिम सूचक है जिसको अगर हम क्षारक के साथ में ऐड करेंगे तो ये गुलाबी रंग दिखाता है। फिनोफ्थेलिन क्षारक के साथ में गुलाबी रंग दिखाएगा, जबकि इसको अम्ल के साथ में ऐड करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। फिनोफ्थेलिन का जैसा होता है वैसा ही बना रहता है, जबकि क्षारक अगर इसके साथ मिलाएंगे तो ये गुलाबी रंग दिखाता है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज की बात करें तो मेथिल ऑरेंज क्षारक के साथ मिलाएंगे तो यह कलर दिखाएगा पीला, पीला रंग दिखाता है। और अगर मेथिल ऑरेंज को अम्ल के साथ में मिक्स करते हैं तो यह लाल रंग दिखाता है। तो ये 2 कृत्रिम सूचक के एग्जाम्पल थे, पहला फिनोफ्थेलिन और दूसरा मेथिल ऑरेंज। अब हम तीसरे सूचक की बात करेंगे, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं? जिस सूचक की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। यानी कि कोई भी सूचक है उसकी गंध बदलेगी। अम्ल या क्षार के संपर्क में आने के बाद अगर सूचक की गंध में चेंज आ रहा है तो उसे हम गंधीय सूचक कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है प्याज का रस। प्याज का रस अगर हम अम्ल के संपर्क में लाएंगे उसको तो तीक्ष्ण गंध देता है, जबकि क्षार के साथ में मिलाएंगे तो कोई गंध नहीं आती, उसकी गंध में कोई चेंज नहीं होता, जैसे बनी रहती है, जैसी होती है उसमें वैसी की वैसी ही रहती है। जबकि अम्ल के संपर्क में आने के बाद में प्याज के रस में तीक्ष्ण गंध अपन को महसूस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षारक के कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, जिसमें पहला बात करते हैं धातु की अम्ल व क्षारक के साथ में अभिक्रिया। ये अम्ल व क्षारक का पहला रासायनिक गुण है कि धातु अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से करता है। पहले हम बात करें अम्ल के साथ। धातु अम्ल के साथ मिलेगी तो उसके
अम्ल धातु के साथ मिलकर के लवण बनाएगी और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक ये अम्ल है, जिंक धातु है, इसके साथ में रिएक्शन करेगी और ये जिंक क्लोराइड का लवण बनाएगी और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसी प्रकार अगर हम क्षारक के साथ में धातु की अभिक्रिया देखें तो क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन सेम वही बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। अम्ल के साथ में भी वही लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी और क्षारक के साथ भी अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक धातु के साथ मिलकर सोडियम जिंकेट बनाता है Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। तो हमने बात करी अम्ल या क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, यह पहला रासायनिक गुण था। नेक्स्ट बात करें तो अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। पहले हम बात करेंगे धातु कार्बोनेट के साथ। धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ में मिलकर के लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में जल बनाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये धातु कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो NaCl सोडियम क्लोराइड का लवण बनेगा, CO2 गैस बनेगी और साथ में जल बनेगा। तो ये हमने बात करी अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट है अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। वो हमने बात करी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सेम वही बनाएगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल धातु कार्बोनेट के साथ भी और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का फॉर्मेशन कर लिया। तो हमने बात कर ली दोनों में अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब हम बात करें क्षारक की तो क्षारक धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, केवल अम्ल अभिक्रिया करेगा धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और दोनों ही परिस्थितियों में सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। अब हम बात करें तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब CO2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में जल बनता है। यही रीज़न है कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है। हम बात कर चुके हैं कि इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें अम्ल व क्षारक की एक दूसरे के साथ अभिक्रिया। अम्ल व क्षार भी एक दूसरे के साथ आपस में अभिक्रिया करते हैं। हमने पहले बात करी थी कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब हम इन दोनों की एक साथ अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो अम्ल व क्षारक की एक दूसरे के साथ अभिक्रिया जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। जब अम्ल व क्षारक एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे? लवण और जल का। तो अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर लवण बना रहे हैं, NaCl का साथ में बना रहे हैं जल। तो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है उसमें किसका फॉर्मेशन होता है? लवण और जल का फॉर्मेशन होता है।
अब हम नेक्स्ट बात करें अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सब धात्विक ऑक्साइड होते हैं। जब धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? धात्विक ऑक्साइड। तो धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। वही बात है, धात्विक ऑक्साइड क्षारक की तरह काम करता है। धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसको धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। और धात्विक ऑक्साइड, जितने भी धातु की जो ऑक्साइड हैं वो सभी क्षारक होते हैं। तो ये है क्षारक, कॉपर ऑक्साइड है, ये भी एक धात्विक ऑक्साइड है, तो ये क्षारक का काम करेगा। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ही। और हम पढ़ चुके हैं कि जब क्षार और अम्ल आपस में मिलते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड बन रहा है और साथ में जल, कॉपर क्लोराइड का लवण बन गया और जल का निर्माण हो गया। तो ये थी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। जब अम्ल की कॉपर ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और जिसके कारण विलयन हमें कैसा दिखाई देगा? नीले कलर का। अब हमने अम्ल के साथ पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करेंगे तो इनमें भी वही लवण और जल बनेंगे। जैसे कि CO2 एक अधात्विक ऑक्साइड है, अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उसको अधात्विक बोलेंगे और धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उसको धात्विक ऑक्साइड बोलेंगे। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारक का काम करता है। इसके साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड जो कि एक अधात्विक ऑक्साइड है, दोनों एक दूसरे से विक्रिया करेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट का लवण और जल का निर्माण करेंगे। ये भी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्योंकि ये क्षारक का काम कर रहा है और अधात्विक ऑक्साइड CO2 ये अम्ल का काम कर रहा है। तो ये दोनों मिलकर लवण और जल का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। अम्ल क्या होते हैं? सबसे पहले देखिए अम्ल, तो जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन H3O+ आयन जिनको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं के रूप में पाए जाते हैं। H3O+ आयन को कौन से आयन बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। H+ आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाएंगे। ये H+ है, H2O के साथ में जुड़ेगा और H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। जैसे कि ये HCl है, ये अम्ल है और ये H2O जल है। तो यहाँ से HCl का H+ H2O के साथ मिलेगा और ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, साथ में ये क्लोराइड आयन मिल जाएंगे। इसी प्रकार हम क्षारक की बात करें तो क्षारक जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, ये जल की प्रेजेंस में टूटेगा Na+ प्लस OH माइनस में। Na+ और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन साथ में देगा। तो हम बात कर चुके हैं कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देंगे जो कि अपन को हाइड्रोनियम आयन के रूप में मिलेंगे और क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, OH माइनस आयन बनाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।